हेलो एवरीवन, हीलिंग विद डॉक्टर शीतल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर शीतल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। इस पॉडकास्ट को शुरू करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम आप सबके सामने एक हेल्थ केयर सिस्टम को डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ लाएं ताकि आप डिफरेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट को एक होलिस्टिक तरीके से समझ पाए। आज के इस जीवन में हर एक प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कई लोगों को हमने मेंटल ब्रेकडाउन से जूझते हुए देखा और उनको ये समझ भी नहीं होता कि आखिर उनको जाना किधर है। तो इसलिए आज हमारे पॉडकास्ट का विषय है मेंटल हेल्थ और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट मिस मेघा तिवारी। शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी SIES कॉलेज सायन मुंबई से। तो मैं मिस मेघा तिवारी को हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। तो मिस मेघा तिवारी, थैंक यू डॉक्टर शीतल, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने को एंड स्पेशली इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेंटल हेल्थ है उसको हाईलाइट करने के लिए। मिस मेघा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कभी भी हम किसी ग्रुप में बैठते हैं तो हर एक इंसान की अपनी एक डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ को लेकर। एज एन एक्सपर्ट मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए एक मेंटल वेलबींग का रियल डेफिनेशन होता क्या है? अगर आप एक साइकोलॉजी के एंगल से देखें तो मेंटल हेल्थ एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आम भाषा में बोले तो मेंटल हेल्थ का मतलब आपकी मानसिक शक्तियाँ, आपकी मानसिक क्षमता टू डील विथ लाइफ। देखिए, जब जीवन को देखा जाता है तो जीवन में उतार चढ़ाव काफी कॉमन होते हैं। ये जो उतार चढ़ाव है इससे आप कैसे डील करते हैं और आप कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंडेंट होता है। इसमें काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप कैसे कोप कर रहे हैं स्ट्रेस से, लाइफ इवेंट से, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका मानसिक संतुलन। तो मेंटल हेल्थ एज एन एरिया काफ़ी ब्रॉड है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि किसी की मानसिक स्थिति वो लाइफ में कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेगा उसको डिटरमाइन करती है। इसलिए मेंटल हेल्थ का एरिया अगर आप देखेंगे तो आजकल काफ़ी फोकस में चल रहा है, क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुकी है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आपका मानसिक हेल्थ। मेंटल हेल्थ की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये बेसिकली है लोगों की मानसिक स्थिति और वो कैसे लाइफ में जो इवेंट्स है, स्ट्रेस है, उससे कैसे डील करते हैं, वो उनका मेंटल हेल्थ फॉर्म करता है। इसमें आती है कोपिंग मैकेनिज्म्स लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की एबिलिटी टू डील विथ थिंग्स। इसको हम रेजिलियंस एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ये सब जब इवेल्युएट होता है तो हमें पता चलता है कि किसी का मेंटल हेल्थ ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। तो ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक साथ आके मेंटल हेल्थ किसी का बनाती हैं। मिस मेघा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी इंसान को ये लगे कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उनको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो उनको काफी कंफ्यूजन रहता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप एक साइकेट्रिस्ट की बात करें तो वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। दे आर डॉक्टर्स जिनकी ट्रेनिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में होती है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये वो पकड़ सकते हैं कि इसको ये बीमारी है या नहीं है। उसके साथ साथ वो सूटेबल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना शुरू करता है। साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वो सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन के बाद क्या और मेडिसिन के साथ क्या, तो हमारा फोकस होता है कि आपके मन, आपकी मानसिक शक्ति को हम ऐसे बढ़ाएं ताकि जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको वो सपोर्ट मिल सके, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खुद ठीक कर पाए। एक साइकोलॉजिस्ट का रोल सपोर्ट का होता है ज़्यादातर, जिसमें वो थेरेपी का काम करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को इवैल्यूएट करना, आपकी मानसिक स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करना, ये सब काम, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती जाए। साइकेट्रिस्ट का काम होता है आपको लार्जली डायग्नोस करना, उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, और उसके बाद आपको
और मेडिसिन प्रोवाइड करना। अब आप मुझे ये बताइए कि कई लोगों के कुछ दिन अच्छे जाते तो कुछ दिन बुरे जाते। बुरे दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हो सकती है, जैसे बॉस ने डांट दी या फैमिली मेंबर से लड़ाई हो गई। अब वो दिन अपसेट जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपसेट के दिन एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करे। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब एक इंसान को प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान खुद से मैनेज कर सकता है सिचुएशन को? आपने एकदम करेक्ट पॉइंट आउट किया कि लाइफ में ये जो उतार चढ़ाव है, अच्छे दिन बुरे दिन, ये सबकी लाइफ में आते हैं और इसका एक रिएक्शन भी होता है। अगर मेरा दिन बुरा गया है तो मेरा मेंटल स्टेट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बॉस ने डांट दिया, मैं बैठ के सोचूंगा कि अरे थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, या फिर क्या मेरी गलती भी नहीं थी, मुझे डांट दिया। ऐसे थॉट्स आना काफी नॉर्मल है। हम कब प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं? जब ये थॉट्स, ये मेंटल स्टेट इतना ज्यादा सिवियर हो जाता है कि हम फंक्शन नहीं कर पाए। फंक्शन का मतलब क्या है? अब मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, अब अगले दिन मुझे इतना डर लग रहा है ऑफिस जाने से कि मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे बॉस को देख के मुझे चक्कर आने लग रहे हैं, मेरी सांस फूलने लग रही है। ये जो फंक्शनिंग खराब हो जाती है जब, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत सिवियर नॉन नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी मेंटल हेल्थ इंडिकेट कर रही है। जब भी अगर ऐसा हो कि आप किसी भी बात को लेके डिस्टर्ब है, जिसके वजह से आपकी फंक्शनिंग, जैसे आप चीजें हमेशा करते थे, पढ़ाई करते थे, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पहले लोगों से बात करना आसान लगता था, अब लोगों से बात करने में झिझक होती है, विड्रॉल हो गया है। अगर ये चीजें आप देखें खुद में, तो आप समझ जाइएगा कि अब वो एक स्टेज आ गया है जहां आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो हम सबको खुद से मैनेज करना सीखना भी चाहिए, ताकि हमारी मानसिक स्ट्रेंथ बढ़े। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। चलो, एक इंसान को मालूम हो गया कि उनको मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प चाहिए, लेकिन सोसाइटी की जो नजरिया है मेंटल इश्यूज को लेकर, इसके वजह से हमने देखा है कई पेशेंट रुक जाते हैं, वो मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीख ही नहीं करते। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है? जो अभी आपने बोला उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये जो नजरिया सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही नेगेटिव वे है उन लोगों को देखने का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से बैटल कर रहे हैं। जो लोग इन इश्यूज से जूझ रहे हैं उनको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। एक टर्म आपने सुना होगा कि ये तो पागल है। अगर कोई एक बार के लिए सोचता है कि मैं हेल्प ले लूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको एक पागल का लेबल चढ़ा देते हैं। आज के डेट में मैं आपको बता रही हूँ, एक 2017 की स्टडी थी जिसके हिसाब से 1 in every 7 इंडियंस हैव अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये जो नंबर है ये नीचे नहीं जाएगा अगर हम हमारा ये सोशल नजरिया ऑफ लुकिंग एट मेंटल हेल्थ चेंज नहीं करेंगे। अनदर बैरियर इज लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आप मान रहे हैं, आपका परिवार मान रहा है, पर कोई नहीं ये मान रहा है कि आपको ट्रीटमेंट जाना चाहिए, लेना चाहिए बेहतर होने के लिए, क्योंकि सब कहेंगे, लोग कहेंगे ये पागल हो गया, लोग कहेंगे ऐसा हो गया। ये जो लोग कहेंगे मेंटालिटी है वो बहुत डैमेज कर देते हैं इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी एट लार्ज को। तो ये स्टिग्मा हमें हटाना पड़ेगा ताकि हम एक हेल्दियर सोसाइटी बन सके, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ सिनेरियो में बहुत बड़ा बैरियर बन चुका है। चलिए, हमने सोशल स्टिग्मा हटा दी, लेकिन हमने कई बार अपने प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि उनको कुछ मेंटल इश्यूज है। ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ऑफ विजिबिलिटी है। पहली बात तो जब फिजिकल हेल्थ की बात होती है तो वो एक काफी विजिबल डिजीजेस की बात होती है। किसी को अगर बुखार है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पेट में दर्द है तो दर्द फील हो रहा है। मेंटल हेल्थ और मेंटल डिजीजेस ऐसे काम नहीं करती हैं। उनका क्या है, जब तक एक टोटल कोलैप्स का पॉइंट नहीं आया तब तक इंसान को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं है। तो इंसान समझ नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है जब तक वो कोलैप्स नहीं पहुंचता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी पेशेंट्स में हमने भी देखी है, जहां उनको समझ ही में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। दे रही है। ओके, तो मिस मेघा, एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्या आप मेरे ऑडियंस को ये बताओगे कि ये काउंसलिंग होती क्या है? देखिए, काउंसलिंग एक सपोर्टिव थेरेपी है।
बेसिकली ये पूरा एक डिसिप्लिन है जिसमें हम सपोर्ट प्रोविजन की बात करते हैं कि किसी की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कैसे किया जाए और उसको कैसे सिखाया जाए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छे रखे। इसको ऐसे देखिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल में एक टीचर होता है और आप स्टूडेंट होते हैं। वैसे ही काउंसलिंग में काउंसलर वो ट्रेन्ड टीचर है जिसको वो सारा नॉलेज, वो सारा ट्रेनिंग है जो आपको सिखा सकता है वो इन ऑर्डर फॉर यू टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। तो एक काउंसलर आपको एक सेफ एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस, खुद की प्रॉब्लम फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। आपको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग मिलती है। दूसरा, वो आपको सिखाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो उससे डील कैसे की जाए। ये सारा मैकेनिज्म एक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में होता है विच इज वेरी सेफ एंड वेरी कॉन्फिडेंशियल। जो आप एक काउंसलिंग सेशन में बात करते हैं वो बाहर काउंसलर किसी को जाके नहीं बोलेगा। इसीलिए आप अपनी मन की सारी बातें बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के एक काउंसलिंग प्रोसेस में बात कर सकते हैं। ओके मिस मेघा, आपके फील्ड में मैंने ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में काफी सुना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये है कि आप माइंड अफेक्ट्स द बॉडी एंड बॉडी अफेक्ट्स द माइंड। ये आपने भी बहुत देखा होगा डॉक्टर शीतल। डेफिनेटली, एवरी डे। हाँ, कि मतलब एक पेशेंट आता है किसी भी प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेन के साथ है, विद एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो ये जो मेंटल स्टेट है एक इंसान का, वो फिजिकल स्टेट इफेक्ट करता है और फिजिकल स्टेट भी मेंटल स्टेट इफेक्ट कर सकता है। ये एक बहुत ही साइक्लिक वे में हो रहा है। अभी देखिए, जैसे अभी एक बहुत ही फिजियोलॉजी का पर्सपेक्टिव लेंगे अगर हम लोग, तो जो अगर कोई बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है तो कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ता है, काफी एक अलग बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू होता है जिसकी वजह से वो फिजिकल इलनेसेस के रिस्क पे बढ़ जाते हैं। हमने ये भी देखा है कुछ लोगों को जिनको बहुत ही सिवियर फिजिकल इलनेसेस होते हैं जैसे कैंसर, उनका मेंटल स्टेट खराब होने लगता है क्योंकि उनका होप लाइफ में कम होते जाता है। तो माइंड बॉडी रिलेशनशिप इज बेसिकली हाउ द माइंड एंड द बॉडी इंटरैक्ट। चलिए, अब हम ये तो समझ गए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, पर अगर आज हम किसी बच्चे को देखें ना, तो ना उनको मेंटल हेल्थ की पड़ी होती है ना उनको फिजिकल हेल्थ की पड़ी होती है। तो एज अ पेरेंट्स वो क्या कर सकते हैं जिससे उनका बच्चा एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ ग्रो करे? आपने एक बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की कि बच्चों को हेल्थ की ही नहीं पड़ी होती है क्योंकि उनका लाइफ बहुत सॉर्टेड है। उनको लाइफ में बस मजे आने चाहिए। उनको वो 10 घंटे मोबाइल पे है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है कि उनकी आंखों पे पेन हो रहा है कि नहीं, चॉकलेट पे चॉकलेट खाए जा रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा है कि दांत सड़ रहे हैं कि नहीं, उनको अभी मजा आ रहा है कि नहीं। इसको हम कहते हैं बहुत ही प्लेजर ओरिएंटेशन। इसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म कहते हैं कि बच्चे, स्पेशली बच्चे जो 2 से 7 साल के बीच में होते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिसिज्म, मतलब सिर्फ अपनी बातों को समझना, अपना पर्सपेक्टिव समझना, ये ज्यादा होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। इसीलिए रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरेंट वो अडल्ट है जो दूसरों की पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पिक्चर देख सकता है। बच्चा अभी वो नहीं समझ सकता है। तो रोल ऑफ पेरेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक श्योर कि बच्चे ऐसे हैबिट्स लर्न करे जो एक तो वो कंसिस्टेंटली करे। आज पढ़ लिया फिर 2 हफ्ते नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर वापस पढ़ रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हैबिट्स लर्न करें जो उनके लिए लॉन्गर रन में हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स, स्पेशली बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, इवन नॉन वर्किंग पेरेंट्स में ये हो रहा है। एक पेरेंट अगर घर पे है भी तो, बट एक जनरल ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बच्चा बहुत बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, रो रहा है, होटल में बैठे हैं, कैसे हैंडल करे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फोन पकड़ा दिया। अभी ये जो छोटा सा एक बिहेवियर आपने किया, बच्चा का माइंड उसको कैसे समझता है कि अगर मैं ये बिहेवियर करूंगा तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, मुझे फोन चाहिए, और अगर मैं रोऊंगा पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के तो मेरी मम्मी मुझे फोन दे देती है मुझे चुप कराने के लिए।
ये उसके लिए एक मेथड बन जाता है। ऐसा नहीं है बच्चा ये इंटेंशनली कर रहा है, ये नॉर्मल है। बच्चे वही चीज, उनको कुछ चाहिए तो उनको वो चाहिए, वो उसके लिए अलग अलग मेथड ट्राई करेंगे। एज अ पेरेंट आपको इंश्योर करना है कि ये जो मेथड वो ट्राई कर रहे हैं, आप उनमें से सिर्फ वो मेथड पे उनको चीजें देंगी जो मेथड हेल्दी है। जो लोग ये सब नहीं सीख पाते हैं, जिन लोगों को कोपिंग बचपन में नहीं सिखाई जाती है, इन्हीं लोगों में हम देखते हैं धीरे धीरे एडिक्टिव बिहेवियर्स की टेंडेंसी, फोन से एडिक्शन हो गया, कुछ लोग एडल्ट बन के ड्रग्स में चले गए। उसका भी अलग अलग रीजन है। एक तो ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल रीजन है, आप बेहतर जानती होंगी कि मतलब एक बार किसी ने कोई ड्रग ट्राई किया तो उसके बाद बायोलॉजी डिपेंड हो जाती है। एक अलग रीजन भी है कि बचपन में कोपिंग नहीं सीखी, बचपन में ये सब छोटे छोटे मैकेनिज्म्स ऑफ डीलिंग सीखे ही नहीं, और कोई किसी काइंड का सीवियर ट्रबल लोगों को ड्रग्स की तरफ पुश कर देता है, एडिक्शन की तरफ पुश कर देता है। तो ये सब रोल्स पेरेंट के होते हैं, ताकि पेरेंट ये सब इंश्योर करे बचपन से ही नहीं हो रहा है, ताकि वो हेल्दी एडल्ट बने। ओके, तो मिस मेघा, आपने अभी बताया कि एक पेरेंट्स का रोल काफी क्रूशियल होता है अपने बच्चे के लिए। तो क्या आप मेरे ऑडियंस के लिए कुछ एडवाइस, पेरेंटिंग एडवाइस दोगे जिससे उनका बच्चा एक मेंटली स्ट्रॉन्ग एडल्ट की तरह ग्रो करे? ऑफ कोर्स। सो देखिए, पेरेंटिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, बट एक की फैक्टर है जो है बैलेंस का। हमेशा पेरेंट को बैलेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, दोनों पेरेंट्स को। ऐसे नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए आज ये अलाउड है कल ये अलाउड नहीं होगा, तो आज घर पे गेस्ट आए हैं तो मैं मेरे बच्चे को चुप कराने के लिए फोन दे दी, पर अब कोई नहीं है घर पे तो फिर नहीं, फोन अलाउड नहीं है। ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये बच्चे का माइंड नहीं समझ पाता है। दूसरा, लाइक मैंने बोला, बैलेंस का रोल है ना। बच्चे के साथ इतना स्ट्रिक्ट होइए कि वो उसके लिए बहुत हार्श हो जाए, और ना बच्चे के साथ इतना फ्री होइए कि उसको लगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको एक बैलेंस इंडिविजुअल बनाने के लिए बैलेंस पेरेंटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। अनदर थिंग इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं काफी बार, इज जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसका फर्स्ट रिलेशनशिप जो वो घर पे देखता है वो होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल मेंबर्स इन द फैमिली। इन रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंसेस उसको बहुत इफेक्ट कर सकती हैं। तो एक हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट होना वो भी काफी जरूरी है। फिजिकली बच्चों को इन्वॉल्व रखना। अभी हेल्थ के डोमेन्स देखिए, क्या क्या डोमेन्स है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। फिजिकल, बच्चे को फिट रखिए, अच्छा खाना दीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कराइए। सोशल, मेक श्योर कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, ताकि वो ये रिलेशनशिप फॉर्म कैसे करते हैं ये सब सीख पाए। साइकोलॉजिकल, बच्चे को खुद की इमोशंस कंट्रोल करना सिखाइए। बाहर रोने पे उसको कुछ भी दे रहे हैं, वो समझ जा रहा है ये एक मेथड है मेरे लिए चीजें अचीव करने का। उसको एक्सप्रेशन सिखाइए, कैसा फील हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है, ये वो सेपरेटली बात कर पाए। ये 3 डोमेन अगर आपने देख लिए तो आपका बच्चा एक हेल्दी मेंटल हेल्थ और मेंटल माइंडसेट के साथ बड़ा होगा। तो ये तो हो गई हमारी पेरेंटिंग एडवाइस, और आपने हमें ये भी बता दिया कि एक फैमिली एनवायरनमेंट का क्रूशियल रोल रहता है फॉर अ चाइल्ड। लेकिन अगर हम देखें, अगर एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, सेम अपब्रिंगिंग, सेम फैमिली एनवायरनमेंट, but they are very different from each other. What is your take on that? तो अभी जो आप बात कर रही हैं उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। Okay. हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, और इसके रीजंस भी अलग अलग हैं। हमारे साइकोलॉजी फील्ड में एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है, उसको हम कहते हैं नेचर नर्चर डिबेट। आप फेमिलियर होंगी, विच इज बेसिकली कि there are some biological influences on personality and then there are environmental influences. एक पार्ट आपके बायोलॉजी से आता है जिसको अभी भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पार्ट आपके एनवायरनमेंट से आता है। Now when you look at personality is made up of multiple components. मतलब अगर आप अपनी पर्सनालिटी समझना चाहे, आपकी पर्सनालिटी कोई एक सिंगल ट्रेट नहीं है या कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग अलग चीजों से बनी हुई है। तो जैसे हम बोलते हैं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशल हूँ, या फिर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं है, या फिर मैं बहुत ही मॉरल इंसान हूँ। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है पर्सनालिटी के।
ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स है पर्सनालिटी के, ये इमर्ज करते हैं, मतलब ये बनते कैसे हैं, सिर्फ आपकी फैमिली एनवायरनमेंट में नहीं, सोशल एनवायरनमेंट में भी बनते हैं। तो 3 बच्चे सेम घर में पढ़ रहे हैं, पर ये 3 बच्चे सेम क्लास में है क्या? अगर सेम क्लास में भी है तो उनके फ्रेंड्स कौन है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है पेरेंट्स का। एक पेरेंट अपने तीनों बच्चों के साथ जरूरी नहीं हो इक्वल और सेम तरीके से बिहेव कर रहा हो। देन काफी थियरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बात की है बर्थ ऑर्डर की, कि बड़ा बच्चा एक अलग तरीके से ग्रो होता है, बीच वाला बच्चा अलग तरीके से, सबसे छोटा अलग तरीके से, क्योंकि बड़े बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग थियोरी हैं पर्सनालिटी की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अपनी पर्सनालिटी की जानना है तो इतना समझ लीजिए कि पर्सनालिटी के अलग अलग डिमेंशन है, पर ऐसा समझिए अलग अलग बॉक्स हैं, उन अलग अलग बॉक्स में अलग अलग ट्रेट्स हैं। पहले बॉक्स में क्या ट्रेट है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है? आप कितने विलिंग हैं नई चीजें सीखने के लिए, नई एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, ये आपके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग एकदम विलिंग होते हैं, कुछ लोग कम विलिंग होते हैं, कुछ लोग मॉडरेट होते हैं। जो लोग कम विलिंग होते हैं, ऐसे लोगों से आप मिली होंगी कि अगर आप उनको एक फीडबैक देंगे कि ये आपने गलत किया, तो वो झगड़े पे उतर आते, नहीं मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ओपननेस टू एक्सपीरियंस लो है। उसके बाद बात आती है कंसाइंशियसनेस की। कंसाइंशियसनेस क्या है? बेसिकली आपका सेंस ऑफ मैं राइट करूं, हर बार सही चीजें करूं, योर सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, मैं जो भी करूं अच्छे से करूं, ये जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसाइंशियसनेस से आती है। तो कुछ लोगों का हाई होता है, तो ऐसे लोग देखेंगे आप वर्क प्लेस में जो होते हैं हमेशा डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो करूं सब ऑनेस्टली करूं, अच्छे से करूं। कुछ लोगों का लो होता है, ये लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े इधर उधर की चीजें कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या है? बेसिकली आप बाहर लोगों से बात करके खुश ज्यादा होते हैं, प्रेफर करते हैं, या आप खुद में रहने वाले इंडिविजुअल हैं। फिर आता है अग्रीएबलनेस, विच इज आप लोगों अग्रीएबलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितने अग्रीएबल है लोग लोगों के साथ वर्क करने को, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने को, अग्रीएबल कितने हैं आप, वो अग्रीएबलनेस हो जाता है। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोटिसिज्म आपकी क्षमता है नेगेटिव फीलिंग एक्सपीरियंस करने को। आपने भी देखा होगा काफी पेशेंट्स आपके आते होंगे जिनको छोटी सी बीमारी है पर उनको बहुत ज्यादा फील होता है नेगेटिव। तो ये वो लोग होते हैं जिनको नेगेटिव, जिनका न्यूरोटिसिज्म हाई है, उनको नेगेटिव बहुत जल्दी फील होने लगता है, और जिनका लो है वो थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं। ये जो ट्रेट्स मैंने आपको बताए, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी बनती है। ओके, तो जो हम समझते थे कि इसको ये पर्सनालिटी, तो हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये है, ये है, so it's a combination of many things. हाँ, So there is a lots of permutation combination to decide one's personality, if I have understood right. करेक्ट। यही तो ह्यूमन यूनिकनेस है ना, मैं और आप अलग हैं क्योंकि ये हमारे कॉम्बिनेशंस अलग हैं, Nice. है ना? Yes. तो अभी आपने बताया different combinations of personalities. As a neurologist, in my OPD, I see patients with various personality. As a psychologist, how you define a healthy personality? ओके, सो अगर हमको हेल्दी पर्सनालिटी समझनी है तो हमें फंक्शनैलिटी समझनी होगी। जो भी पर्सनालिटी आपको इस सोसाइटी में फंक्शन करने को हेल्प करे, जो इस सोसाइटी में आपको इंटीग्रेट करे, इसका मतलब क्या है, आप इस सोसाइटी में अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हो, वो पर्सनालिटी हेल्दी होगी। जनरली ये पर्सनालिटीज ऐसे टाइप की होती हैं जिनकी ये जो ट्रेट्स हमने अभी बात की, ये ट्रेट्स मॉडरेट लेवल पे है। कोई भी ट्रेट एक एक्सट्रीम एंड पे होना बहुत खराब बात होती है। जैसे अभी देखिए, वो ट्रेट लीजिए कि वो ट्रेट आप पकड़िए, वो कंसाइंशियसनेस वाली जो मैंने बताई कि आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मैं जो करूँ अच्छे से करूँ, यही ट्रेट अगर एक्सट्रीम हो जाएगी तो ये ऐसा इंसान बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट बन जाएगा। छोटी सी गलती का उसको बहुत बड़ा गिल्ट हो जाएगा। तो ये सारी ट्रेट्स अगर मॉडरेशन में है, अच्छे से, तो अच्छी बात है। अगर आपको हेल्प कर रही है सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए तो अच्छी पर्सनालिटी है। यही ट्रेट्स अगर आपके लिए बैरियर बन जाए, मतलब अगर आपके लिए वो रास्ते का पत्थर बोलते हैं ना,
वो बन जाए जिससे आपको नॉर्मल सोसाइटी में फंक्शन करने में डिफिकल्टी है, तो वो अनहेल्दी पर्सनालिटी। तो हमने बात कर ली इंडिविजुअल एस्पेक्ट में, फैमिली के एस्पेक्ट में, और कहीं ना कहीं हमने एक दोस्तों के एस्पेक्ट में भी बात कर ली। अब हम चलते हैं सोसाइटी के तरफ। देखिए, जो ये सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ये काफी वास्ट एरिया है और हर सोसाइटी डिफर करती है। इंडियन सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी से अलग है। और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हर सोसाइटी मेंटल हेल्थ से भी अलग तरीके से डील कर रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुई है, स्पेशली यंगस्टर्स। आजकल हम देखते हैं, हम वेस्ट के सोल्यूशन यहाँ मिमिक करना चाह रहे हैं, जो वेस्ट में हो रहा है हम यहाँ करना चाह रहे हैं, पर हमारी सोसाइटी अलग स्ट्रक्चर्ड है और इसलिए इंडिविजुअल और सोसाइटी में झड़प हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। करेक्ट। तो अगर हम मेंटल हेल्थ इन सोसाइटी की बात करें तो ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। अब इंडियन सोसाइटी को ही आप देख लीजिए ना, हर इंडियन सोसाइटी में छोटे छोटे कल्चर्स अलग बैठे हुए हैं। ये सारे कल्चर तो अपने अलग रूल्स सेट करके बैठे हुए हैं, तो हर सोसाइटी मेंटल हेल्थ से अलग डील करती है। लेकिन अगर हम कई वर्षों पहले देखें तो इसी मेंटल हेल्थ के बारे में एक बंद कमरे में चर्चा की जाती थी, इसके ऊपर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता था। पर आज के समय में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये है कि लोग न्यूज़ चैनल में बात कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जिसको काफ़ी हाईली देखते हैं कई यंगस्टर लोग, वो लोग ओपनली अपने मेंटल हेल्थ की जर्नी बता रहे हैं। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर आपको कोई मैसेज देना चाहे, आप मैसेज देना चाहे किसी सोसाइटी मेंबर को कि एक सोसाइटी मेंबर का क्या रोल रहना चाहिए फॉर एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इशू, वो आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, हेल्दी सोसाइटी अगर हमें बनानी है तो हमें हेल्थ को पहले तो कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। उसका मतलब क्या है हेल्थ का मतलब, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक आइडिया है हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता लानी पड़ेगी। दूसरा रोल जो सोसाइटी का होगा वो होगा एक्सेप्टेंस का। अनफॉर्चुनेटली जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से बैटल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको सोसाइटी काफ़ी हद तक रिजेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, इसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते, ये तो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। इसको डिप्रेशन है, इससे कम बात कर, तू भी डिप्रेस हो जाएगा। ये सब क्या है? या ये सिगरेट पीता है, इसके साथ तू रहेगा बिगड़ जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब रिजेक्शन है उन लोगों का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एडिक्शन, इन सब से डील कर रहे हैं। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो ये डील कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बच गया? क्योंकि बाकी लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर मैं सिगरेट स्मोक कर रही हूँ, अल्कोहल कर रही हूँ, अगर मैं एडिक्शन में हूँ और बाकी सब लोग मुझे रिजेक्ट करते कि इससे मत बात करिए, ये करता है वो करता है, तो मैं किससे बात करूंगी? एज अ सोशल बीइंग, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि अगर आप पेरेंट्स हो, हाँ, तो क्या आप अपने बच्चे को बोलोगे कि गो विद द पर्सन हु स्मोक, गो विद द पर्सन हु इज अंडर डिप्रेशन? डेफिनेटली नॉट। देखिए, ये बहुत नेचुरल है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बट द रिजेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ रिजेक्शन व्हिच हैपेंस एट अ वेरी बेसिक लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, अभी आजकल बहुत बातें चल रही हैं LGBTQ कम्युनिटी पे, है ना? तो उनका रिजेक्शन हेल्थ केयर में हो रहा है। उनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं कि मैं गाइनैक्स नहीं देखते हैं, इसकी रिपोर्ट आई है बाकायदा। तो ऐसे रिजेक्शन की बात कर रही हूँ। और एक्सेप्टेंस भी मैं टोटल एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि जो जैसा है अब उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लूँ। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि जो ये तुम बिहेवियर कर रहे हो वो गलत है, मत करो। कुछ हेल्प चाहिए, मैं बताती हूँ क्या हेल्प करो। इस बिहेवियर से बाहर आओ। कोशिश करो कि तुम, जैसे अगर मेरा बच्चा है, उसका कोई दोस्त है वो स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, मैं मेरे बच्चे को बोलूँगी कि देख, तू उसको भी समझा कि ये सब नहीं करना है, चाहिए तो मैं भी आती हूँ तेरे साथ। उसको पता है क्या कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जा सकता है, कॉलेज की काउंसलर है, उससे बात करने बोल उसको, इंस्टेड ऑफ सेइंग आज से उसकी शक्ल मत देखना। क्योंकि फिर क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स के पास ऑप्शन सिर्फ इन्हीं लोगों के आसपास रहना है। अभी मैं अगर एडिक्टेड हूँ और बाकी कोई मेरी शक्ल ही नहीं देख रहा है, इतना भी इस लेवल का रिजेक्शन है, तो मेरा ऑप्शन है बाकी स्मोकर, अल्कोहलिक, इन लोगों के साथ ही बातचीत करना।
क्योंकि मेरी तो सोशल नीड है, तो मैं उस सर्कल में फंस जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब एक्सेप्टेंस की बात हो तो आप एक इंसान का गलत बिहेवियर एक्सेप्ट करिए, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप उसकी इंसानियत एक्सेप्ट करिए और वो बिहेवियर गलत है वो पॉइंट आउट करिए। अगर आपको लगे कि उसका बिहेवियर जो गलत है वो आपको डैमेज कर रहा है, तब आप उससे एक डायलॉग करिए और बोलिए कि भाई अब मुझसे और नहीं हो रहा है, और आप हट जाइए, पर सेंसिटिविटी तो रखिए। तीसरा एक जो रोल सोसाइटी का जो मैं हाईलाइट हमेशा से करती आई हूँ वो है कि एक पॉजिटिव सोसाइटी बनाना, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो हम देखते हैं वॉर वाली एरियाज, दंगे वाली एरियाज, ऐसी जो एरिया होती है, ये सोसाइटी बहुत स्ट्रेसफुल होती है रहने के लिए। कोई भी वॉर, पैंडेमिक भी देखिए, कोविड के टाइम जब सब जगह लॉकडाउन हो गया, वो बहुत एक डरावना वे ऑफ लिविंग हो गया था सबके लिए। उसकी वजह से कितना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ। तो आपके हिसाब से एक सोसाइटी को अगर कोई मैसेज देना है तो आप सोसाइटी को सोसाइटी की तरह ना देखें, एक फैमिली की तरह देखें, क्योंकि फैमिली में अगर एक बच्चा गलत रास्ते जा रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको लाके सही रास्ता दिखाया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम हर एक सोसाइटी मेंबर ऐसा सोचे कि जो भी गलत जा रहा है उनको एक सही दिशा दिखाए, तो शायद हम एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये हमारे इंडियन कल्चर का तो पार्ट भी है। हमारा फ्रेज है ना, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज फैमिली। So it's not only limited to us, it's limited to the whole world. You see people as your circle, Correct. and it will get better. Great.